जगह को बुद्धा पॉइंट आपके आइटिनरी में बुद्धा पॉइंट लिखा होता है। एक्चुअली इस जगह का नाम है बुद्धा दोरदेनमा। बुद्धा दोरदेनमा मतलब दोरदेनमा वर्ड इटसेल्फ मींस प्रेजेंट बुद्धा। दोरदेनमा, यस, दोरदेनमा मतलब प्रेजेंट बुद्धा। नाउ ये जो बड़ा बुद्धा का जो स्टैचू आपको बाहर से दिख रहा है ना, वो है 177 फीट। 177 फीट। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 2005 में और कंप्लीट हुआ है 2016 में, 16 में। ओके, और ये भूटान और एक हांगकांग गवर्नमेंट जॉइंट प्रोजेक्ट है। ओके, नाउ एज आई सेड कि भूटान में अभी क्या है कि हर मंदिर में आप लोगों को एंट्री फीस देना पड़ता है। सेकेंड थिंग, एंट्री फीस दे के भी आप लोगों को हर मंदिर में एक ही तरह की मूर्ति दिखेगी। ओके, और इस जगह अभी आप एज अ टूरिस्ट आप भूटान में घूमने आए हो तो आप लोग खर्च करने ही आए हो, लेकिन खर्च भी उस जगह पे करना चाहिए जहाँ पे वर्थ हो। बार बार एक ही चीज़ देखने के लिए पैसे देना आई डोंट थिंक इट्स एडवाइजेबल। नाउ जैसे मेरे बस नंबर 1 में कहा था मैंने कि बुद्धा स्टैचू में कैसे भी करके हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आने से आपको भूटान के मंदिरों में क्या होता है, मंदिर के अंदर दुनिया उसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहती है, लेकिन भूटान की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों में नहीं, उसके अटूट ढांचे में है। इस देश की नीति को 4 स्तंभों ने गढ़ा है, 2 इतिहास के पन्नों में अमर हैं और 2 आज इसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। 8वीं सदी में तांत्रिक योगी गुरु पद्म संभव ने इस भूमि पर कदम रखा। उन्होंने यहाँ की नकारात्मक शक्तियों का दमन किया और बौद्ध धर्म की वह लौ जलाई जो आज भी हर भूटानी के हृदय में जल रही है। वे भूटान की आत्मा के निर्माता हैं। उसके बिना भूटान के पास ना तो यह शांति होती, न यह पहचान। तांत्रिक योगी, अच्छा फोटोज सो इनको तांत्रिक योगी बोलते हैं। तांत्रिक योगी मतलब बेसिकली एक्चुअली ये जो थे आपकी इंडिया से ही थे, उनकी शुरुआत, उनका जन्म हुआ था एक ऐसा मानते हैं कि एक लोटस फ्लावर के ऊपर जन्म लिया था, और वो लेक जो है ओदियाना लेक बोलते हैं। अभी तो पाकिस्तान में फॉल होता है, लेकिन पहले ज़माने में ये पाकिस्तान है, इंडिया ऐसा कुछ नहीं। सो ये एक्चुअली आपकी इंडिया से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन उनका जो नाम है, जो पॉपुलैरिटी है, वो ज़्यादातर हिमालयन रीजन पे है। तो जैसे अगर आपकी इंडिया के लद्दाख साइड पे गए, हिमाचल साइड गए, तिब्बत गए, भूटान गए, इस मंदिरों में ज़्यादातर उनका स्टैचू है। और ये तांत्रिक योगी एक्चुअली उनके पास ऐसा मानते हैं कि बहुत तांत्रिक शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया। इसीलिए हर मंदिर में अभी उनका स्टैचू है। तो ये तांत्रिक योगी गुरु पद्मा संभवा, इनका नाम आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इनका जिक्र भूटान में बार बार होगा। भूटान में जो अभी जैसे बुद्धिज़्म जो इंडिया में फॉलो होता है, उसको बोलते हैं महायाना बुद्धिज़्म। महायाना बुद्धिज़्म में फ़र्क क्या होता है कि आप महायाना बुद्धिज़्म में बुद्धा को मानते हैं, बुद्धा की सोच को मानते हैं, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ बुद्धा के अगले जन्म पिछले जन्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जो बुद्धिज़्म भूटान में फॉलो होता है, उस बुद्धिज़्म को बोलते हैं वज्रयाना बुद्धिज़्म। वज्रयाना बुद्धिज़्म में फ़र्क ये है कि वज्रयाना बुद्धिज़्म में तांत्रिक और मंत्र का थोड़ा उपयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर पूजा पाठ वो सब ज़्यादा होता है। और वज्रयाना बुद्धिज़्म में ही तांत्रिक योगी को सेकंड बुद्धा माना जाता है। वो सत्रहवीं सदी में ज़ब्द्रुंग नवांग नामग्याल ने बिखरे हुए कबीलों को एक सूत्र में पिरोया। जिस प्रकार भारत में सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया, ठीक उसी तरह ज़ब्द्रुंग ने ट्रुकजुल यानी एक अखंड भूटान की नींव रखी। उन्होंने किले बनवाए, कानून दिए और भूटान को एक राजनीतिक पहचान प्रदान की। फर्स्ट थिंग,
इसको ये जो दाढ़ी वाला दिख रहा है ना आपको, ये मोदी जी नहीं है, हाँ? इनको जबड्रुंग बोलते हैं, जबड्रुंग। तो जबड्रुंग मतलब बेसिकली हमारे भूटान में राजा से भी पहले उन्होंने रूल किया था। सो ये एक्चुअली तिब्बत से है। सो ये जब तिब्बत से भूटान में आए थे तो उन्होंने नोटिस किया भूटान जो है बटा हुआ था, छोटे छोटे जगह पे बटा हुआ है। तब उन्होंने हम सबको एक साथ यूनिफाई किया। अभी जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं, अभी जो हम लोग ड्रेस पहन रहे हैं, ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जब उनको भूटान में रूल करने का पावर मिला था, उन्होंने कभी भी भूटान को तिब्बत के साथ नहीं जोड़ा था। उन्होंने भूटान को एज इट इज रखा, इंडिपेंडेंट। इसीलिए अभी हम लोग हर मंदिर में उनका स्टैचू रखते हैं। सो वन मोर पॉइंट, भूटान है तो छोटा सा देश, लेकिन ये कभी भी बड़े देश के नीचे नहीं आया है। इट हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। रीजन है यहाँ के लोग सब बाहुबली नहीं है। यहाँ का रीजन, मेन रीजन है यहाँ के ऊंचे पहाड़ की वजह से। पहाड़ियों की वजह से हम किसी को दिखाई नहीं दिए। दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट रहे। यू विल बी शॉक्ड टू नो हमारे भूटान में टेलीविजन भी 1999 में आया है। ओके, 1999 में आते ही सबसे पहले क्या देखा, कसौटी जिंदगी। इसी वजह से इंडिपेंडेंट रहा और इसी वजह से हम लोग दुनिया में लेटली ओपन अप हुए। तो लेटली ओपन अप होने से एडवांटेज क्या हुआ कि हम लोग का दुनिया का असलियत सामने आ जाता है। तो इसीलिए हमने कभी भी अपने कल्चर और ट्रेडिशन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नाउ थैंक यू एंड नाउ वांगचुक राजवंश के 5 राजाओं ने समय के साथ देश को बदला। पहले 2 राजाओं ने स्थिरता दी, तीसरे ने आधुनिक दुनिया के द्वार खोले, चौथे ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का दर्शन दिया और 5वें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक आधुनिक तकनीक संपन्न और समृद्ध भूटान का सपना बुन रहे हैं। चौथे स्तंभ है धर्म का रक्षक। भूटान का शासन और धर्म साथ साथ चलते हैं। वर्तमान जे केनपो चीफ एबट देश की आध्यात्मिक चेतना के प्रहरी हैं। और एक है सबसे बड़े पुजारी का फोटो। अगर आप इस दोनों फोटो में देखोगे तो दोनों के शोल्डर पे एक येलो कलर का स्कार्फ है। सो हमारे भूटान में सिर्फ इन दोनों को अलाउड है, ये येलो कलर का स्कार्फ। मिनिस्टर्स लोग ऑरेंज कलर का पहनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो ब्लू कलर का पहनेंगे, और जैसे हम लोकल आम आदमी होते हैं हम लोग को व्हाइट कलर का पहनना पड़ता है। नाउ अगर आप लोगों ने हमारे भूटान की नेशनल फ्लैग को देखा होगा, नाउ ऑरेंज कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म को, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है राजा को, एंड देन बीच में एक व्हाइट कलर का ड्रैगन है। वो व्हाइट कलर का ड्रैगन रिप्रेजेंट करता है पीस एंड हार्मनी जो लोगों के बीच में है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर लव मैरिज होता है। लव मैरिज इज़ वेरी कॉमन, वो बहुत कॉमन है, क्योंकि किसी के बीच में वो जेन कास्ट का सिस्टम नहीं होता है। तो अगर कोई यूथ अपने आप एक दूसरे से प्यार करके शादी करना चाहते हैं तो भी माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही मेन रीजन। वो अच्छा नाउ पहले से नाउ अभी देखिए, ये दोनों फोन में देखने से आपको पता चलेगा राजा और जो हेड ऑफ द मंक पुजारी है, दोनों का स्थान बराबर है। एक्चुअली हमारे यहाँ भूटान में राजा सबसे पावरफुल है, लेकिन राजा का क्या है कि पुजारी जो है, बुद्धिज्म जो है सबसे पहले था, राजा से भी पहले, ये उनका मानना है। इसीलिए उन्होंने जो मंक है, हेड ऑफ द मंक, उनको अपने बराबर का स्थान दिया है। लेकिन हमारे यहाँ एक और रीज़न है, पुजारियों को वोट करना अलाउड नहीं है। वो लोग इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और वोटिंग भी अलाउड नहीं है। इस वजह से, क्योंकि कुछ लोग सुपरस्टिशियस हो जाके जो पुजारी बोलते वही करेंगे, तो इसीलिए पुजारी जो है वोट करना अलाउड नहीं है। तो उनका नहीं सो उनका काम है बुद्धिज्म में ध्यान देना, मतलब बुद्धिज्म में ही ध्यान देंगे। दे कैन नॉट इंडल्ज इन कॉमन। एकता, संरक्षण और धर्म, इन 4 स्तंभों के कारण ही भूटान आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक ऐसा देश जिसने प्रगति के लिए अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। यही है भूटान, अतीत के संकल्प
और वर्तमान के विश्वास का एक सुंदर संगम।